नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप सारे वीडियोस को पढ़ते हुए लगातार रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आइए ज्योग्राफी की क्लास के क्रम में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि उत्तर का विशाल मैदान है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में बताने के लिए वादा किया था, लेकिन वह अभी अधूरा रह गया था लेक्चर। तो मैं किसी दिन, जिस दिन भी लेक्चर का टाइम कम होगा उस दिन मैं उसको ऐड कर लूँगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा था, इसलिए उस वीडियो में मैं उसको ऐड नहीं कर पाया था। तो अगर किसी भी दिन, जिस दिन अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जिस दिन लेक्चर छोटा होगा उस दिन मैं उसको ऐड कर लूँगा। आज फ़िलहाल हम उत्तर का विशाल मैदान स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बड़ा टॉपिक है और ये पूरा कम से कम एक दिन तो लगेगा ही लगेगा इसमें। तो आइए मैं आपको उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में बता देता हूँ पहले। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये आप देख रहे होंगे, जो इस उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इधर आप राजस्थान, हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, इनके बारे में तो जानकारी होगी ही। तो यह जो हमारा मैदान है, यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं, सिंधु नदी आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि ये यहाँ से ऐसे निकल कर और ऐसे बहती है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु हो गया और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये ठीक है। इसके साथ आपकी जो गंगा नदी है, ऐसे कुछ ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह जो है उसके बाद बिहार, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का होते हुए पश्चिम बंगाल से बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये आपकी गंगा रिवर हो गई। इसके साथ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, असम में बहते हुए आकर ये दोनों नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो ये आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, ये हो गई आपकी गंगा नदी। तो सिंधु के साथ इसकी सहायक नदियाँ, गंगा के साथ सहायक नदियाँ, बहुत सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि गोमती नदी हो गई, आपकी यमुना नदी हो गई, आपकी जो चंबल के क्षेत्र से बहती हुई नदियाँ आती हैं चंबल नदी हो गई, और सारी विंध्याचल रेंज से कई सारी नदियाँ बहती हुई गंगा में मिल जाती हैं। तो और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जैसे दिहांग, दिवांग, संकोश आदि कई सारी नदियाँ हैं। अभी जब मैं आपको भारत का अपवाह तंत्र पढ़ाऊँगा तो उसमें सारी नदियाँ ऐड करूँगा। तो ये जो मेन नदियाँ हमारी हैं, बड़ी नदियाँ हैं, इनको मैंने मैप पे दर्शा दिया है। तो इनके द्वारा यह जब अपना प्रवाह क्षेत्र में बहती हैं तो यह अपने साथ जो बहाकर निक्षेप लाती हैं, तो वह अपने प्रवाह क्षेत्र में आसपास जमा कर देती हैं और इनके जमा करने से यहाँ पे एक उपजाऊ मिट्टी बनती है, और जो इसे ही हम भारत का विशाल मैदान कहते हैं, और इसे खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, लगभग इसका क्षेत्रफल की बात आप करेंगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और इसका जो विस्तार है वह भारत में तो है ही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसका विस्तार पाया जाता है, क्योंकि देखिए आप सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं वो तो भारत में बहती हैं, लेकिन सिंधु का काफ़ी क्षेत्र पाकिस्तान में है, और जो क्षेत्र भारत में है भी वह पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो वहाँ पर मैदान का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में छोटी सी जो है चर्चा रही। इसके बाद इसका जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो बांग्लादेश में भी मैंने आपको दिखाया, देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में भी अपने साथ निक्षेप जो बहा के लाती हैं, उनसे मैदानों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसे ही हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग अगर आप देखेंगे तो 3000 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई है, 3000 से 3200 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करेंगे आप तो कहीं 150 से 300 किलोमीटर है। जैसे आप देखिए इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और वनस्पति यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे आप इधर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो चौड़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर लगभग पश्चिम की ओर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी। और देखिए आप असम के पास आप आएंगे तो ये और सकरा हो जाता है, क्योंकि ये बस केवल इतना रहता है, बाकी ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए पश्चिम की ओर इसका विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, और जब आप बात करेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करेंगे तो ये पश्चिम की ओर चौड़ा होता जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था
कि जब हम भारत उत्तर का जो विशाल मैदान है, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसकी जो है चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसके आगे चलते हैं हम। ये पूरा भाग जो आपका है यह जलोढ़ मिट्टी का भाग है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल अपने जिसकी जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और आने वाला जो चैप्टर होगा इसके बाद लगभग 7 से 8 लेक्चर के बाद हम मृदा को जब शामिल करेंगे तो वहाँ पर आपको हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानकारी देंगे। अभी फ़िलहाल हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये हो गई सिंधु नदी आपकी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से विंध्याचल रेंज यहाँ पर है। इधर विंध्याचल रेंज है और इससे तमाम सारी नदियाँ इधर की ओर बहती हैं, जो कि गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। ये भी अपने साथ निक्षेप बहा के लाती हैं और यहाँ पे जमा कर देती हैं, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो आइए चलिए हम नोट कर लेते हैं। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है, इसका कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। अन्य नाम की बात करेंगे तो हम इसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। सिंधु कामा गंगा कामा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर का विशाल मैदान भी इसे कहते हैं। क्षेत्रफल इसका कितना है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और यह मैंने आपको बता दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। की ओर जाने पर चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपके लिए सामान्य जानकारी हो गई। इसके साथ साथ चौड़ाई के बारे में आप लिख लेंगे। तो चौड़ाई इसकी मैं आपको बता देता हूँ। चौड़ाई मैंने आपको अभी भी बताई है, लगभग कितनी बताई मैंने आपको, 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। आपसे पूछा जाए कि मृदा कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है सारा। यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, सारी जो है ये जल धारण करने की क्षमता इस मिट्टी की अधिक होती है, इसलिए हम इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस जो आपका भारत उत्तर का विशाल मैदान है, इसके कई भाग हैं। इस भाग के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ जो निक्षेप लाती है वह जमा कर देती है। बाढ़ का पानी देखिए आप, जब देखिए आप बाढ़ आती है तो जब बाढ़ आ रही होती है तो काफ़ी तेज़ी से आती है, जिससे वह अपने साथ बहुत सारे जो बालू के कण आदि बहा के लाती है। और उसके बाद जब बाढ़ धीमे धीमे उतरती है तो वह जो अपने साथ तमाम सारी निक्षेप बहा के लाती है वो वहीं पर जमा हो जाते हैं। इसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और यह पूरा क्षेत्र जो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, ये नदियों द्वारा लाई गई जो बालू हो, छोटे छोटे बालू के कण हैं आदि मृदा के कण हैं, उनके द्वारा ही निर्मित है। तो इसीलिए हम ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। चलिए हम इसके क्षेत्रों की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं। तो पहला भाग हो जाएगा भांवर प्रदेश। ये सब इसी के भाग हैं। मैदान के अलग अलग उच्चावच की दृष्टि से बांट दिया गया है। तो भांवर क्षेत्र क्या होता है? भांवर क्षेत्र आपने जैसे हिमालय की बात करें आप, तो मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय हो गया आपका, या उसके बाद मध्य हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। ठीक है, तो जो आपकी नदियाँ बह के आती हैं, मान लीजिए इधर से कोई नदी बह के आ रही है तो ये इसके ढलान का अनुसरण करते हुए बहती है। ठीक है, आगे से यहाँ से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है तो यह ऐसे बहते हुए और ये इधर बहने लगती है। तो होता क्या है कि जब नदी अपने साथ यहाँ से तमाम सारे कंकड़ पत्थर बहा के लाती है, जहाँ से भी नदी आ रही होती है, रास्ते में अपर्दन करते हुए आती है, आप जान रहे हैं, तो यह इस स्थान पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका वेग बहुत अधिक होता है। जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है इसका वेग कम हो जाता है, तो इन कंकड़ पत्थर जो अपने साथ लेके आती है, इनको वह आगे तक अपने साथ नहीं ले जा पाती है, तो यहाँ पर इनको सबको वह जमा कर देती है। बिल्कुल इस क्षेत्र में बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, जो नदी के साथ आते हैं, जो नदी अपर्दन के साथ लेके आती है,
वह यहाँ पे जमा हो जाते हैं। आप में से कोई अगर आपने कभी गंगोत्री या यमुनोत्री की यात्रा करी होगी तो आप देखा होगा आपने, वहाँ पर इसका जो नदी का गंगा नदी यमुनोत्री की बात करें तो गंगा नदी का वेग बहुत तेज़ है। तो उस तेज़ वेग के साथ तो ये कंकड़ पत्थर बहकर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही जब मैदानी क्षेत्र में आ जाती है नदी तो वेग काफ़ी कम हो जाता है। तो वेग कम होने की वजह से इनको जो है वह वहीं पे छोड़ देती है। ठीक है, इनको साथ में नहीं, इसका वेग इतना नहीं होता है कि इन कंकड़ पत्थरों को अपने साथ प्रवाहित कर सके, तो यहाँ पे जमा होते जाते हैं। इसकी हम भावर प्रदेश कहते हैं। तो इसकी विशेषता के बारे में जब देखेंगे हम, तो यह शिवालिक हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में स्थित है। गिरिपद पर्वत का जो पाद होता है, पर्वत जैसे मान लीजिए ये पर्वत है कोई सा, सॉरी मैं दोबारा बना देता हूँ। मान लीजिए ये पर्वत है कोई, तो ये जो क्षेत्र आपका है ये गिरिपाद, नीचे का जो क्षेत्र है इसका ये गिरिपाद क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, पर्वत का जो पैर होता है, पाद का मतलब पैर होता है, तो जो पर्वत का निचला हिस्सा होता है इसको हम गिरिपाद कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में इसका विस्तार है। गिरिपाद क्षेत्र में देखिए फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, ये गिरिपाद क्षेत्र में इसका सारा विस्तार है। यहीं पर सारे कंकड़ पत्थर जमा हो रहे हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में नदियाँ कंकड़ पत्थर और बजरी, ठीक है, कंकड़ पत्थर बजरी आदि जमा कर देती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। अभी मैं बताऊँगा कैसे। यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। आइए देखते हैं कैसे अदृश्य हो जाती हैं। देखिए, जब नदी का जल यहाँ से गिरता है तो कंकड़ पत्थर तो जमा होते रहते हैं और नदियों को पानी इन कंकड़ पत्थरों से अंदर चला जाता है इसके, तो वह इसके अंदर प्रवाहित होने लगती है। और कुछ दूर आगे जाकर जो है वह, जैसे यहाँ तक है तो यहाँ आगे जो बीच की नदी है आपको यहाँ से तो गिरती हुई दिखेगी, यहाँ तक तो गिरती हुई दिखेगी। उसके बाद आगे यहाँ तक आपकी नदी बीच में गायब हो जाएगी, वो नहीं दिखेगी आपको। और यहाँ से फिर से जलधारा आपको दिखेंगी निकलते हुए इसमें से। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, और फिर ये कृषि योग्य होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। कंकड़ पत्थरों में कृषि कैसे हो सकती है, कृषि योग्य नहीं होता है। ठीक है, कृषि योग्य क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, ये हो गया जो है आपका भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं तराई का प्रदेश, तराई क्षेत्र। ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी तराई का क्षेत्र है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। जो भी हमारा उत्तराखंड से क्षेत्र लगता है वह क्षेत्र तराई का क्षेत्र कहलाता है, जिससे नदियाँ प्रवेश करती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो क्योंकि उत्तराखंड जितना है वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा एरिया जो भी उत्तराखंड से लगा हुआ है जहाँ से नदियाँ प्रवेश करती हैं, वो तराई का क्षेत्र है। ठीक है, वो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम तराई क्षेत्र की बात करते हैं। तो यह इसका विस्तार कहाँ होगा, तो भांवर क्षेत्र से। ठीक है, भांवर क्षेत्र के समांतर इसका विस्तार है। भांवर क्षेत्र के समांतर, भांवर क्षेत्र के बाद आपका तराई का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये भांवर क्षेत्र हो गया, इसके बाद जो है ये तराई का क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से तराई का क्षेत्र मान लीजिए आप, ये तराई का क्षेत्र है। यहाँ पे तराई का क्षेत्र जो होता है यह बड़े पत्थर, तो यहाँ जो बड़े पत्थर यहाँ रुक जाते हैं, बाकी छोटी बालू वगैरह होती है वो इसके साथ अभी और आगे आ जाती है। ठीक है, छोटी जो बालू जो महीन होते हैं कंकड़ पत्थर रेत, महीन कंकड़ पत्थर रेत हो गए, चिकनी मिट्टी जो हो गई, वो सब इसके आगे और यहाँ तक आ जाते हैं, तो वह यहाँ जमा हो जाते हैं। और यह क्षेत्र जो होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पानी जमा रहता है तो ये क्षेत्र दलदली हो जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र होता है ये। तो आइए लिख लेते हैं, भांवर क्षेत्र के समांतर इसका विस्तार हो जाएगा, समांतर विस्तारित। ठीक है, भांवर क्षेत्र के समांतर इसका विस्तार रहता है। और इसके साथ साथ
इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई रहती है इसकी, ठीक है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई रहती है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको नदियाँ, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ पे लिखाया था कि नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, तो यहाँ पे नदियाँ पुनः दृश्य हो जाती हैं, नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। दिखाई देने लगती हैं और यह दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है। यह दलदली क्षेत्र होता है। इसके साथ यहाँ पे आपने, यहाँ पे अगर कभी आपने देखा होगा तो यहाँ पे नदियों कोई मार्ग नहीं होता विशेष, वह किसी भी ऐसे जो है क्षेत्र दशा में किसी भी दिशा में बहती रहती हैं। यहाँ पे कोई विशेष मार्ग नहीं होता है। आपको पानी वहाँ पे भरा हुआ दिखाई देगा और बहुत काफ़ी बड़े क्षेत्र में पानी वहाँ पे भरा रहता है, जिससे दलदल का निर्माण होता है और कोई विशेष मार्ग नदियों का नहीं रहता है, ठीक है। और इसकी जो रचना है वह कैसे हुई है, तो रचना आपकी जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, बारीक, बड़े वाले तो ऊपर रुक गए मैंने आपको बताया है, जो बारीक कंकड़ पत्थर हैं वो पानी के साथ आगे आ जाते हैं। बारीक कंकड़ हो गए आपके, रेत हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई आदि, ठीक है। यह जो है इसकी रचना करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे खेती के बारे में, तो यहाँ पे जो है खेती होती है, चावल, विशेषकर धान की खेती यहाँ पर होती है, धान की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। यहाँ पर सारी फसलें वही उगाई जाती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि वर्ष भर पानी यहाँ पे भरा रहता है, तो वही खेती की जा सकती है जिनमें पानी की आवश्यकता अधिक हो, तो धान की खेती की जा सकती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, बीमारियाँ अधिक फैलती हैं। दलदली क्षेत्र है, पानी भरा रहता है, इस वजह से आप समझ सकते हैं अधिक बीमारियां यहाँ पर फैलती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो तीसरा जो है वो है कांप प्रदेश, कांप प्रदेश, ठीक है। कांप प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह जो है विशाल, जो आपका आप वही सबसे पहले भांवर क्षेत्र हो गया गिरिपथ क्षेत्र में, फिर आपका तराई का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का जो एरिया है पूरा वह कांप प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो यह विशाल मैदान जो है, जो आपका पूरा विशाल मैदान है, जिसको हम विशाल मैदान की संज्ञा देते हैं, यह कांप निर्मित है, ठीक है। विशाल मैदान कांप निर्मित है, कांप मिट्टी को कहते हैं, कांप निर्मित है, ठीक है। विशाल मैदान आपका कांप निर्मित है और इसको हम गंगा की कांप भी कहा जाता है, गंगा की कांप भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी का सबसे ज़्यादा योगदान इस मैदान के विकास में रहा है, ठीक है। इस वजह से हम इसे गंगा की कांप भी कहते हैं। कांप प्रदेशों के दो भाग होते हैं। पहला भाग की आप बात करेंगे तो यह हो गया खादर क्षेत्र और दूसरा हो गया तो बांगर क्षेत्र। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि विशाल मैदान में सबसे ज़्यादा विस्तार किस प्रदेश का है और ऑप्शन में भांवर, तराई, कांप रहता है, तो आप कांप पे टिक करेंगे। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो कांप प्रदेश का ही है। इसके दो क्षेत्र हैं, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, ठीक है। तो हम बात करेंगे जब खादर की, तो खादर को खादर क्यों कहते हैं, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी लेके आती है और वह यहाँ पे बिछा देती है, ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिससे नवीन मिट्टी प्राप्त होती है, जिससे नवीन मिट्टी प्राप्त होती है। वो अपने साथ जो भी चिकनी बालू के कण, चिकनी मिट्टी आदि लेके आती है, कटान करते हुए वह यहाँ पे बिछा देती है, नवीन मृदा प्राप्त होती है और यह काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम खादर कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आपका, यह गहरा नीचा था भूमिगत जल का अच्छा संग्राहक है। यह क्षेत्र गहरा
नीचा तथा भूमिगत जल का अच्छा संग्राहक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। अच्छा संग्राहक है। देखिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए, एक मानिए ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है। चलिए मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ बाकी। अब जो इसका इतना ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट तो नीचा है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये नीचा है, और बाकी जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ ये वाला पार्ट, येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये पार्ट ऊंचा है। तो जब नदी का जल आता है और मान लीजिए बीच में यहीं पे जो है जलधारा है, मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये नदी यहाँ से बहकर इधर से मान लीजिए आ रही है नदी, और ये नदी बहकर इधर से निकल रही है। तो जब इसमें बाढ़ आती है तो यह पानी सबसे पहले कहाँ तक भरेगा? यहीं तक तो भरेगा। जो क्षेत्र नीचा क्षेत्र होगा दोनों तरफ यहाँ तक ये जल भर जाता है, और यह क्षेत्र जो ऊंचा होता है यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो ये क्षेत्र हमारा जो हो गया बीच का, ये हमारा खादर हो जाता है, और जो बाहरी क्षेत्र है जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है ये बांगर हो जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जो है जमाव हो जाता है, हर वर्ष बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी लाती है और यहाँ बिछा देती है। इस क्षेत्र में नई मिट्टी बिछा देती है बाढ़ अपने साथ, जो लाई हुई मिट्टी होती है, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता है वो क्षेत्र बांगर हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा संग्रह और भूमिगत जल का अच्छा संग्रह है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है, जल जमा होता है, तो कुछ जल रिस कर नीचे भी चला जाता है, जिससे भूमिगत जल का चार्ज होता रहता है। ये आपकी हो गई। प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो प्रमुख फसलें यहाँ की क्या हो जाएंगी? प्रमुख फसलें आपकी धान हो गई, गेहूँ हो गया, ठीक है, धान, गेहूँ, ETC, ठीक है। तो ये आपके लिए खादर प्रदेश हो गया। अब हम बात करते हैं बांगर प्रदेश की। तो जब हम बांगर की बात करेंगे तो यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, यह पुरानी मिट्टी होती है। बांगर प्रदेश, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है। नहीं आता है। कभी कभार जो है 2, 4, 5, 10 सालों में एक बार बाढ़ का पानी आ जाता है, और वो उसकी वजह से जो नई मिट्टी आती है फिर उससे बार बार खेती करने की वजह से वह धीमे धीमे अनउपजाऊ होती रहती है, ठीक है। तो बाढ़ नहीं आएगी तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पुरानी मिट्टी पाई जाएगी। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। और कृषि कार्य के लिए जो है कम उपयुक्त होता है। खाद के द्वारा आप जो है खाद का प्रयोग करके यहाँ पे किस खाद का उर्वरक आदि का प्रयोग करके खेती की जाती है, आदि का प्रयोग किया जाता है। जो आपका जो है खादर प्रदेश है वहाँ पर उर्वरक वगैरह की आवश्यकता बहुत नहीं पड़ना के बराबर पड़ती है, किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका, ये हमने आपको बता दिया बांगर प्रदेश, ठीक है। यहाँ की आप प्रमुख फसलें देखेंगे, प्रमुख फसलें आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमुख फसलें आपकी हो जाएंगी बाजरा, ठीक है, मक्का आदि, ठीक है। इनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, वह प्रदेश यहाँ के जो है पानी की कम फसलें पड़ती, वो यहाँ कम उपयोग करती जो फसलें, वो यहाँ की इम्पॉर्टेंट फसलें रहती हैं। तो ये तो रहा आपके लिए बांगर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब रेह की। रेह या कल्लर, रेह या कल्लर, ये क्या होती है? तो जो आपका ये बांगर प्रदेश होते हैं ना, इसमें आप अत्यधिक सिंचाई की वजह से, अत्यधिक या सिंचाई, जब ज़्यादा सिंचाई होती है उसकी वजह से आपने देखा होगा यहाँ पर एक सफ़ेद परत जम जाती है। इस मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद अत्यधिक जो हमारा सिंचाई करते हैं हम, उसकी वजह से एक सफ़ेद परत जम जाती है ऊपर। इसे ही हम रेह या कल्लर कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे एक नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है, जो नमकीन मतलब अगर आप देखेंगे तो नमकीन होती है वह,
तो उसकी वजह से जो है इसकी उपजाऊ जो क्षमता होती है वो घटती जाती है। तो इस परत जो है इस मिट्टी को हम रेह या कल्लर कहते हैं। इस क्षेत्र को लिख देता हूँ मैं। इस क्षेत्र में सफ़ेद परत जम जाती है अत्यधिक सिंचाई की वजह से। अत्यधिक सिंचाई के कारण सफ़ेद परत जम जाती है। सफ़ेद परत जम जाती है, ठीक है। इसे ही रेह कहते हैं। इसे रेह कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, रेह कहते हैं। आपका जो है इसका सबसे ज़्यादा आपको जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विस्तार देखने को मिलेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है भूमिगत जल द्वारा या फिर नदियों के जल द्वारा। वहाँ पे आपको यह दिखाई पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो रही बात रेह या कल्लर की। अब हम बात करते हैं भूड़ की। भूड़ क्या कहते हैं? भूड़ होता है कि जैसे बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर मिट्टी का जब ऊपरी भाग क्षय हो जाता है, ठीक है। बांगर मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, मैंने आपको बांगर बता दिया। तो बांगर मिट्टी का जब ऊपरी भाग हवा, वायु और जल द्वारा बहा दिया जाता है। बांगर मिट्टी क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं के क्षेत्रों में, बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में जब आप अपक्षयन होता है, ऊपर का आवरण क्षय जो होता है के क्षेत्रों में आवरण क्षय द्वारा मुलायम मिट्टी समाप्त हो जाती है। ऊपर की मुलायम मिट्टी समाप्त हो जाती है, ठीक है। हवा द्वारा या जल द्वारा जैसे इनकी जो ऊपर की मिट्टी है वह समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। तो अब जब यह ऊपर की मिट्टी समाप्त हो जाएगी तो क्या बचेगा? तो नीचे की जो है जो कंकड़ पत्थर वाली जो मिट्टी है उसे ही हम भूड़ कहते हैं, ठीक है। उसे है हम भूड़ कहते हैं। तो यहाँ पे कंकरीली अनुपजाऊ मिट्टी को हम भूड़ कहते हैं, ठीक है। कंकरीली और अनुपजाऊ जो होता है भूमि को भूड़ के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार आपको देखना है तो आप उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद और बिजनौर में दिख जाएगा। विस्तार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बिजनौर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपको भूड़ का विस्तार देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए ये आपका जो भूड़ है यह समाप्त हुआ और इसके साथ हम आपको अब डेल्टा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा, जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो पहले तो नदियाँ जब आती हैं तो धीमे धीमे इनका जो वेग है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो जब ये अंतिम दशा में, बिल्कुल अंतिम स्थान में पहुँचती हैं जहाँ, तो इनका वेग बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पहुँचेंगी तो यह धीमे कई वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा तमाम वितरिकाओं में आगे जाकर जब नदी अपनी वृद्धावस्था में होती है, वृद्धावस्था कहाँ बोलते हैं? यहाँ जब नदी हमारी चलती तो यहाँ पे हम युवावस्था बोलते हैं, धीमे धीमे वृद्धावस्था हो जाती है। तो यह कई सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो यह वितरिकाओं में जब बढ़ जाती है तो यह अपने साथ बहुत सारे जो निक्षेप लेके आती है उसको यहीं छोड़ती जाती है। देखिए निक्षेप पूरे रास्ते में छोड़ती है। जो जैसे जैसे बड़े निक्षेप पत्थर देखा आपने कि आपका जो है भांवर प्रदेश में छोड़ देती है, फिर तराई प्रदेश, फिर जो मिट्टी वगैरह होता है वो भी छोड़ देती है।
तो अब और अपने इसके साथ साथ जो है पूरे रास्ते नदी अपर्दन करते हुए चलती है, ठीक है। और अपर्दन की शक्ति भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, तो जब युवा अवस्था में रहती है तो अपर्दन शक्ति ज़्यादा रहती है, और जब वृद्धावस्था में आ जाती है तो अपर्दन शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर नदी का वेग बहुत कम हो जाता है, इस वजह से यह कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है। और जब वितरिकाओं में बढ़ जाती है तो यहाँ पर अपने साथ जो भी निक्षेप बचे होते हैं इसके साथ, वह यहाँ सब जमा कर देती है, ठीक है। इस पूरे इलाके में ये निक्षेप जमा कर देगी। ये नदी जो भी है, ये नदी है, ये पूरे इलाके में ऐसे निक्षेप जो समुद्र तट के पास जमा कर देगी, ठीक है। ये निक्षेप यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो ये जो क्षेत्र हमारा बना, इसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। जो इसका निर्माण होता है ये डेल्टा इसका कहते हैं। और यह ज़्यादातर आपने देखा है शंक्वाकार स्थिति में होता है। क्योंकि शंक्वाकार स्थिति में क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये ऐसे, जब नदी ऐसे ही तो आगे बढ़ेगी, तो यह क्षेत्र शंक्वाकार स्थिति बनाता है। लगभग शंक्वाकार स्थिति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका हो गया डेल्टा। तो डेल्टा के बारे में आप लिख लेंगे, डेल्टा के बारे में आप लिख लेंगे कि नदियाँ जो है अपने साथ जो निक्षेप बहा के लाती हैं, उनका वेग अत्यधिक कम हो जाने के कारण वह रास्ते में जमा कर देती हैं, ठीक है। तो यह डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक कम होता है, निक्षेपित जो उनके साथ निक्षेप होता है वो सारा निक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। गंगा का डेल्टा आपने देखा होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सुंदरवन डेल्टा है, गंगा नदी का जो डेल्टा है, यह है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है, यह गंगा नदी का डेल्टा है और सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और यहाँ पे निक्षेपित जो आपका ये जो निक्षेप होता है, ये बहुत महीन होता है, निक्षेप का बहुत महीन होता है। बहुत महीन निक्षेप यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा के बारे में। और आपने ये देखा होगा कि सुंदरवन डेल्टा में एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा सुंदरवन डेल्टा। तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, कि सुंदरवन क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इस कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए डेल्टा। तो ये आपका उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे इससे उत्तर के विशाल मैदान के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर के विशाल मैदान के अगर क्षेत्र की आप बात करेंगे तो इसके अलग अलग भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। इसके कितने भाग हैं? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इनके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहला भाग है आपका पंजाब / हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब का जो नाम ही 5 नदियाँ वहाँ से बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा। मैं पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान और इंडिया में स्थित है। पूरा पंजाब की आप बात करेंगे तो 5 नदियाँ बहती हैं वहाँ से, इसीलिए उसका नाम जो है पंजाब पड़ा। आब का मतलब जल होता है और पंच मतलब 5 नदियों के जल से सिंचित क्षेत्र जो है वही पंजाब है। राजस्थान का मैदान हो गया। गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान। और फिर अंतिम में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यह क्षेत्र आपको पढ़ने हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे, इन क्षेत्रों के बारे में। थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन इनकी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे कि ब्रह्मपुत्र मैदान का है, यहाँ पे एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी ब्रह्मपुत्र का मैदान का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के भी 3 भाग हैं, ऊपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में बस केवल आपको नाम याद रखने हैं। 3 इसके और 3 भाग हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी थोड़ा सा मैं आपको इनका विस्तार बता दूंगा कि कहाँ तक का ऊपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान का विस्तार कहाँ तक है। बाकी इससे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए लगातार। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और तब आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखिए सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है और इस बार उसकी जो सीजीएल है उस एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। प्री अब क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेंस के आधार पे मेरिट बनेगी और मेंस का जो मेंस में पहले केवल इंग्लिश और मैथ्स आती थी, तो इस बार लेकिन उसमें जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी ऐड कर दी गई है। तो अब जो सारे क्षेत्रों के एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी तक का जिनकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी होती थी वही केवल सीजीएल क्रैक कर पाते थे, लेकिन अब से आपको अगर एवरेज स्टूडेंट आपके सारे सब्जेक्ट एवरेज हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर होने चाहिए। एवरेज तो खैर नहीं कहूँगा क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन आपका चारों सब्जेक्ट जो हैं वो चारों सब्जेक्ट में आपको जो है मास्टर होने चाहिए आप, तभी आप सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप सूचित करिए, उसको भी निस्तारित करने की हमारी टीम के द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको मैथ्स वगैरह में कोई समस्या आ रही है तो आप बताएंगे, हम उसका भी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।